हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें यूनिट 9 है, लोक विकास और पर्यावरण। इसकी हम पहले भी तीन चार वीडियो देख चुके हैं, वो भी थ्योरी वाली हमने पढ़ ली हैं क्लासेस। तो आपने अगर नहीं देखी है, जिन्होंने जो नए नए हैं बहन भाई, तो वो ज़रूर देख लेना। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी अभी हमारी थ्योरी वाली आज ये मतलब आज क्लास है, और इसके बाद सिर्फ एक क्लास और थ्योरी की होगी। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमें दीजिए, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कर भला तो हो भला। चलते हम अपने क्लासेस की तरफ बिल्कुल बिना देरी किए, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण हमने वह पहले जो ये अधिनियम है वो पहले मतलब लास्ट क्लास में देख लिए थे, सारे पढ़ लिए थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, और इस अधिनियम को 26 भागों व 4 अध्यायों में बांटा गया है। ये भी ध्यान रखना है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। तो ये 26 भागों में और 4 अध्यायों में बटा हुआ है। इस कानून के उल्लंघन की स्थिति में सजा व दंड का प्रावधान भी किया गया है। सजावट नहीं है, बल्कि सजा और दंड का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे उल्लंघन के लिए 5 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, उसको सजा दी जा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऐसा पहला पर्यावरण संबंधी कानून था, मतलब पर्यावरण से संबंधी पहला ऐसा कानून है ये, जिसने केंद्र सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत किया। मतलब केंद्र सरकार को क्या करना है, सीधा कोई भी निर्देश वो दे सकती है। और इसमें उद्योग बंद करने का आदेश, मतलब किसी पर अगर शक है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई पर्यावरण के प्रति हितैषी जिनकी वस्तुएं नहीं हैं, ऐसा कोई उद्योग अगर बंद करना है, तो वो सीधे सीधे उसको क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है केंद्र सरकार। तो उद्योग बंद करने का आदेश इसमें दिया जा सकता है। किसी भी उद्योग पर नियंत्रण का आदेश दिया जा सकता है, नियंत्रण में ले सकते हैं उसे। परीक्षण के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। मतलब आपने देखा होगा आजकल मतलब मिलावट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, खाने से लेकर पहनने तक, मतलब हर चीज़ में। एक तो महंगाई बढ़ रही है, वो एक अलग चीज़ है, मतलब महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ना, वो पाताल लोक में जा रही है ना। मतलब दोनों ही चीज़ें बिल्कुल इतनी डिफरेंट हो गई हैं। हर चीज़ की क्वालिटी आप देख लो, कपड़े की देख लो, चाहे खाने की चीज़ों की देख लो, चाहे मतलब कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। तो किसी भी स्थान के जलवायु, भूमि या अन्य वस्तु के विश्लेषण करने का अधिकार इसमें क्या है, शामिल किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, और इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, तो ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992। यानी कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो इसमें क्या कहा गया है, विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ, मतलब विश्व भर में विकास करना है, और विकास के मुद्दों के साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना, जिसमें वैश्विक तापन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण आदि मुद्दे क्या थे, शामिल थे। पूरे विश्व में विकास कैसे करना है उसके मुद्दे इसके अंदर उठाए गए। जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर भी चर्चा इसमें की गई। चर्चा सिर्फ मुद्दों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि उनका समाधान कैसे निकाला जाए, ये चर्चाएं भी इनके अंदर होती हैं। जिसमें वैश्विक तापन, सबसे आप जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो आजकल अब जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, वो भी 2-3 महीने से वो इसी की वजह से है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग बहुत, पृथ्वी क्या है कि बहुत ज़्यादा उबल रही है ना।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये आदि मुद्दे किसमें शामिल थे। तो ये जो सम्मेलन हुआ था 1992 वाला, उसमें थे। इस सम्मेलन द्वारा जारी कुछ नए दस्तावेज भी जारी किए गए थे। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास से संबंधित। आप जानते हैं सतत विकास का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब रेगुलर डेवलपमेंट करना, है ना। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं सतत विकास। तो इससे संबंधित एजेंडा 21 ये किस सम्मेलन में जारी दस्तावेज है, तो ये रियो सम्मेलन के अंदर जारी किया गया था। वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता आप जानते ही हो क्या होती है, जैव विविधता हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। रियो अर्थ समिट 1992, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन को भी इसमें क्या किया गया, अपनाया गया, है ना। जो मरुस्थल जहाँ पर है बस वो वहीं तक सीमित रहे, उसे रोका जा सके आगे बढ़ने से। तो ये क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें किस सम्मेलन में कही गई, 1992 वाले में कही गई, 1992, जो कि रियो सम्मेलन या अर्थ सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित था। इस प्रकार इस समिट द्वारा 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 3 सिस्टर कन्वेंशन किस किस को कहा जाता है और ये कब इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, जो इसमें 3 दस्तावेज जारी किए गए थे, इनको कहा जाता है 3 सिस्टर कन्वेंशन। चलते हैं नेक्स्ट हम क्योटो प्रोटोकॉल। आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसीसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश इसके अंदर क्या हैं, शामिल हैं। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में, क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है, क्योटो क्या है, शहर का नाम है जो कि जापान का है। ये 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 से क्या हुआ, कार्यशील हुआ। यानी कि इसने काम करना कब शुरू किया, 16 फरवरी 2005 से शुरू किया। इस प्रोटोकॉल को मराकेश समझौता भी कहा जाता है। मराकेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सारी जो विस्तृत कुछ गतिविधियां थी उन्हें कहाँ पर मतलब मराकेश नाम है मोरक्को का, ठीक है। मोरक्को को मराकेश भी कहा जाता है और ये मोरक्को में इसकी बहुत सारी गतिविधियां हुई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, मराकेश समझौता भी कहा जाता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को। बाली सम्मेलन 2007, बाली सम्मेलन यूएनएफसीसीसी का 13वां अधिवेशन, मतलब 13वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें बाली सम्मेलन कहा गया, एवं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज़ की तरह कार्य करने वाले सीएमपी का ये 3रा अधिवेशन था। यूएनएफसीसी का 13वां अधिवेशन में क्या हुआ था, बाली सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज़ की तरह कार्य करने वाले सीएमपी का 3रा अधिवेशन था। यह सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया की मेज़बानी में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाली सम्मेलन, ये जगह के नाम से ही ये सम्मेलन जाने जाते हैं, जिस स्थान पर ये सम्मेलन हुए थे उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो किसकी मेज़बानी में हुआ था ये, यह सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया की मेज़बानी में हुआ था, और इस सम्मेलन में बाली रोड मैप को अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखना है, इस सम्मेलन में क्या किया गया था, बाली रोड मैप को अपनाया गया। यह वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्तों का क्या करता था, प्रतिनिधित्व करता था। जो बाली सम्मेलन है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो वैश्विक जलवायु है और वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करना, ये बाली सम्मेलन का क्या है। और इसमें बाली रोड मैप को भी अपनाया गया है, जो कि बाली रोड मैप के तत्व यहाँ पर दे रखे हैं। निर्वनीकरण एवं वन प्रबंधन पर निर्णय लेना, बाली रोड मैप के अंतर्गत क्या आता है, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब यह है कि पेड़ पौधों को काटना, ठीक है, पेड़ पौधों को काटना
एवं वन प्रबंधन पर क्या लेना, निर्णय लेना। विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्णय लेना। जो विकासशील देश हैं उनके लिए प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी पर निर्णय लेना। अनुकूलन निधि बोर्ड की स्थापना करना। उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण करना जो कि मौजूदा GEF के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। तो ये बाली रोड मैप के तत्व थे और इन तत्वों को किस में अपनाया गया था, बाली सम्मेलन के अंदर। ठीक है, आपको एक बार में ठीक से समझ में नहीं आएगा तो आप एक दो बार अच्छे से समझ लेना, या फिर नोट्स वगैरह आपने या तो पहले बनाए होंगे क्योंकि पेपर तो अब तक हो चुका और अब उसका रिजल्ट भी आने को तैयार होता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। कोपेनहेगन सम्मेलन, इनका एक डेट आप याद रख लेना, जो ईयर वगैरह दे रखा है इसमें। तो 2009 में कॉप का जो 15वां अधिवेशन हुआ था ये कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था। 2009 में हुआ था। बाली सम्मेलन 2007 में हुआ था और कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था। कॉप का 15वां अधिवेशन था ये। कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ने जलवायु परिवर्तन नीति को उच्चतम राजनीतिक स्तर तक बढ़ाया। जो कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ने जलवायु परिवर्तन नीति को क्या किया, उच्चतम राजनीतिक स्तर तक बढ़ाया। इस सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक उनके हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु एक लक्ष्य को तय करने पर सहमति जताई थी। मतलब 2020 तक अपने जो हरित गृह गैस जो बढ़ रही हैं, हरित गृह गैसों को क्या करना, उनके उत्सर्जन में कमी करना, ये इसका क्या था, मतलब लक्ष्य रखा गया था कोपेनहेगन का। ये ध्यान रख लेना कि जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान रख लेना और कब हुए थे वो ध्यान रख लेना। ठीक है, कानकुन समझौता, अगर हम कानकुन समझौता की बात करें तो ये UNFCCC का COP16 मतलब 16वां सम्मेलन था जो कि कानकुन में आयोजित हुआ था, जिसकी मेजबानी किसने की थी, मैक्सिको ने की थी। किसने की थी, मैक्सिको ने कानकुन की क्या की थी, मेजबानी की थी। इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम भविष्य में और नीचे लाकर मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस करना। मतलब ज़्यादा जो औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री तक सेल्सियस में तापमान में वृद्धि होनी चाहिए बस, और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें तापमान में वृद्धि केवल कितनी होनी चाहिए, 1.5 तक ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। इसमें कानकुन समझौता में ये कहा गया था, जो तापमान वृद्धि है उस पर बात की गई थी। नवाचार और विकास को प्रेरित करने हेतु एवं नई जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, ये भी कानकुन समझौते का क्या था, उद्देश्य था। नवाचार, ये ध्यान रखना है, नवाचार आप समझते होंगे, इनोवेशन करना यानी कि नई नई चीज़ों का प्रचार करना या नए नए मतलब क्या करना, जैसे नई नई खोजें करना, नई नई चीज़ों को समझना, नई नई चीज़ों को लागू करना, है ना। मतलब हाँ, नई नई चीज़ों को समझना क्या है, नवाचार होता है। और विकास को प्रेरित करने हेतु एवं नई जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकी का प्रसार करना भी कानकुन समझौते का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डरबन सम्मेलन 2011। जो डरबन सम्मेलन है ये 2011 में आयोजित किया गया था। ये COP17 ये 17वां सम्मेलन था और ये डरबन में 2011 में संपन्न हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ये अपनी किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। जो डरबन सम्मेलन था ये अपनी किस्म का दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन ने काफ़ी संतुलित तरीके से प्रगति की, जिसमें कन्वेंशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल, बाली एक्शन प्लान एवं कानकुन समझौते की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। जैसे होता है ना, मतलब पिछले जो भी सम्मेलन हुए थे उन सब पर इसमें चर्चा की गई थी। कौन सा जो हमने मतलब इन्होंने जो भी प्रोटोकॉल तय किए थे, जो उद्देश्य तय किए थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस टाइप से उन सारी चीज़ों पर क्या करना, बात करना। किस में हुआ था, ये डरबन सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात कही गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, किस सम्मेलन के दौरान सार्वभौमिक कानूनी समझौते को अपनाने की बात की गई, तो ये की गई डरबन सम्मेलन के अंतर्गत, जो कि 17वां COP17 सम्मेलन था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
इस कानूनी समझौते को 2020 तक स्थापित करने की बात भी की गई थी इसके अंदर। और इस समझौते के अनुसार सीएचजी के उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी विकसित एवं विकासशील देश अपने दायित्वों को क्या करेंगे, निभाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था, यानी कि डरबन के 1 साल बाद हुआ था। इस जलवायु वार्ता में अमेरिका के नेतृत्व में धनी देशों ने निर्धन देशों की इस मांग के आगे झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मतलब इसमें ये बात थी कि जो निर्धन जो देश थे वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि ये जो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इनके सुधारात्मक जो कदम उठाए जाए ना, उसमें मतलब हमारी सहायता की जाए वित्त से और पोषण से, जैसे भी हो सके। लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना जो योगदान है वो धनी देश दें, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जो वैश्विक मतलब जो धनी देश थे उन्होंने क्या किया, निर्धन देशों की इस मांग के आगे झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि वे वैश्विक तापन की समस्या से पृथ्वी को बचाने हेतु ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमारे पास पैसा है तो क्या हुआ, है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जो सबको इसके लिए आगे आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। निर्धन देशों की मांग थी कि समस्याओं को कम करने और सुधारात्मक कदम उठाने हेतु वित्त पोषण तथा जलवायु के कारण होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए। मतलब समझ गए आप? कहीं ना कहीं देखो निर्धन देशों की मांग क्या रहेगी, वही तो रहेगी कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी हेल्प की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो धनी देश हैं वो उनकी क्या करें, वो ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये दोहा सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दोहा सम्मेलन हुआ था 2012 में। तो आज के लिए इतने ही सम्मेलन काफ़ी हैं, है ना, इतने ही सम्मेलन, इतने ही कानून लागू हो पाएंगे एक दिन में। बाकी हम आगे के कानून कल पढ़ेंगे, यानी कि कुछ सम्मेलन हमारे रह गए हैं वो हम कल देख लेंगे। लास्ट थ्योरी क्लासेज होगी, उसके बाद हम एमसीक्यू क्लास पढ़ेंगे और फिर आती है हमारी 10 यूनिट। आप मुझे एक बात बता देना कमेंट में कि आप ये चाहते हैं कि यूनिट 9 थ्योरी लेने के बाद मैं एमसीक्यू क्लास कराऊँ यूनिट 9 की, या फिर यूनिट 10 की थ्योरी क्लास ले लें पहले, फिर दोनों की एक साथ हम क्या करें, पेपर के टाइम पे मतलब रिवीजन के तौर पर एमसीक्यू कर लेंगे। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं वैसा ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं पहले इसकी एमसीक्यू क्लास कराऊँगी। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे मुझे बता देना, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए गुड बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर देना, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। और लाइक कर दिया करो, इतने बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक सिर्फ 4-5 आते हैं, तो ऐसा ना किया करें।